कोलाइडी विलयन बनाने की विधि देख रहे थे, जिसमें से परिक्षेपण विधि के बारे में हमने देख लिया है, जिसमें हमने परिक्षेपण विधि में ब्रीडिंग आर्क विधि, यांत्रिक परिक्षेपण विधि और पेप्टीकरण विधि को देखा था। आज हम लोग देखेंगे कोलाइडी विलयन बनाने की सेकंड विधि है आपकी संघनन विधि। इसमें क्या होता है, जो कोलाइड मतलब जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। कोलाइडी कण की अपेक्षा छोटे छोटे होते हैं, तो ये क्या कर लेते हैं, ये कण आपस में संघनन कर लेते हैं और कोलाइड कण के आकार के कण बना लेते हैं। संघनन विधि, इन विधि से कोलाइडी तंत्र प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की प्रायोगिक परिस्थिति उत्पन्न की जाती है ताकि कम व्यास वाले अणु का संघनन हो सके और कोलाइडी आकार के कण प्राप्त हो सके। कम व्यास वाले जो अणु होंगे, मतलब छोटे आकार वाले जो अणु होंगे, इस विधि की सहायता से क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे और कोलाइड आकार के कण प्राप्त करेंगे तथा इस प्रकार से हम इसमें कोलाइडी विलयन बनाएंगे। तो यहाँ पे अणु कम व्यास वाले अणु का संघनन हो सके और कोलाइड आकार के कण प्राप्त हो सके। संघनन के लिए निम्न रासायनिक और भौतिक विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। यहाँ पे ये पता चल गया कि इसमें क्या होगा, जो छोटे आकार के अणु रहेंगे वो आपस में जुड़ेंगे और कोलाइड कण के आकार के अणु बनाएंगे। तो ये आपस में किस प्रकार से जुड़ेंगे, उसकी विधि कौन कौन सी है उसको यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे है रासायनिक विधि उभय अपघटन द्वारा। तो इस विधि की सहायता से धातु के सल्फाइड के कोलाइडी तंत्र हम लोग प्राप्त करेंगे। इस विधि की सहायता से धातुओं के सल्फाइड के कोलाइडी तंत्र हम लोग प्राप्त करेंगे, जैसे कि आर्सेनियम सल्फाइड, आर्सेनियस सल्फाइड और आर्सेनियस मतलब एंटीमनी सल्फाइड, ये है उदाहरण आपका। उसके बाद ध्यान से दीजिएगा, आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडी तंत्र प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 1 ग्राम आर्सेनियस ऑक्साइड को 500 ग्राम जल के साथ, 1 ग्राम आर्सेनियस ऑक्साइड को 500 ml जल के साथ लेंगे और उसको बहुत अधिक ताप पर, मतलब जल के उबलने तक उसको गर्म करेंगे। 1 ग्राम आर्सेनियस ऑक्साइड और 500 ml जल को लेंगे और उसे बहुत अधिक टेम्परेचर पर, मतलब जल के उबलने तक क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के पश्चात इसको कुछ समय के लिए ठंडा करेंगे। ठीक है, गर्म करने के पश्चात कुछ समय के लिए इसको ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद इसे छान लेंगे और क्षणित जो विलयन होगा उसमें क्या डालेंगे, H2S को डालेंगे। H2S गैस होती है, उसको क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। जैसे ही H2S को डालते हैं तो कुछ समय बाद यहाँ पे आर्सेनियस सल्फाइड होता है, उसका क्या मिलता है, हमें कोलाइडी तंत्र प्राप्त हो जाता है। उभय अपघटन विधि में क्या होता है, इस विधि की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, जो धातु होंगे उनके कोलाइड तंत्र प्राप्त करेंगे, जैसे कि आर्सेनियस सल्फाइड और एंटीमनी सल्फाइड, इन सब के कोलाइड तंत्र हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, उभय अपघटन विधि की सहायता से। तो इसमें क्या करते हैं, 1 ग्राम, जैसे कि मान लेते हैं आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडी तंत्र हम लोग बना रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, 1 ग्राम AH2O3, 1 ग्राम आर्सेनियस ऑक्साइड को डालेंगे और इसे 500 ml जल के साथ क्या करेंगे, उबलने तक गर्म करेंगे। मतलब आर्सेनियस ऑक्साइड को 500 ml जल में डालेंगे और इस जल के उबलने तक उसको गर्म करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, जैसे ही ये उबलना चालू होगा उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। उसके बाद जैसे ये ठंडा होने लगेगा इसको ना छन्ने की सहायता से छान लेंगे। अब यहाँ पे जो ये है आपका जल, अब छन्ने की सहायता से क्या करते हैं, इसको छान लेते हैं और यहाँ पे जैसे कि छानने के पश्चात हमें ये मिला है। ठीक है, तो अब इसमें क्या डालेंगे, हम लोग H2S को डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे H2S को क्या करेंगे, डालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें कोलाइड के मतलब आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइड कण प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जल अपघटन विधि द्वारा, उभय अपघटन विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो धातु होते हैं धातुओं के सल्फाइड के कोलाइडी तंत्र प्राप्त करते हैं। समीकरण को देखते हैं, AH2O3
3 प्लस 3H2S। उसके बाद क्या हो जाएगा, सॉरी ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, मतलब ये क्या है, इनरिवर्सिबल है, मतलब एक ही दिशा में होगी। ठीक है, तो चिन्ह ये वाला चिन्ह आएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे AH2O3 की जगह में AH2S3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे सल्फ़र 3 है, यहाँ पे सल्फ़र 3 लिख दिए, हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 6 बचा है, 3H2O, क्योंकि ऑक्सीजन भी यहाँ पे 3 है। तो ये समीकरण है। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीकरण द्वारा किस प्रकार से संघनन की क्रिया क्या होती है, पूरी होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण इस विधि के द्वारा हम लोग जो अधातु होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, इन अधातु के हम लोग क्या करेंगे, आदि इन अधातु के कोलाइडी तंत्र हम लोग इसमें बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं ऑक्सीकरण द्वारा, इस विधि के द्वारा जो अधातु होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, आयोडीन आदि धातु के कोलाइडी तंत्र हम प्राप्त करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले उस ऑक्सीकारक पदार्थ के तनु विलयन को लेते हैं जिसके हमें कोलाइडी तंत्र प्राप्त करने हैं। सबसे पहले इसमें उस ऑक्सीकारक पदार्थ को लेते हैं जिसके हमें तनु विलयन प्राप्त करने हैं और उसे H2S में प्रवाहित करते हैं, या फिर उस ऑक्सीकारक पदार्थ के तनु विलयन में H2S को प्रवाहित करते हैं। जैसे ही हम H2S को प्रवाहित करते हैं तो अधातु के हमें कोलाइडी तंत्र प्राप्त होते हैं। जैसे कि, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने एक बीकर लिया है जिसमें ऑक्सीकारक पदार्थ है, जैसे कि Br2, ये उसका क्या लिया है, तनु विलयन। Br2 का यहाँ पे मतलब जो ऑक्सीकारक पदार्थ है उसका तनु विलयन लिया है। अब इसमें मैंने H2S को डाला है। जैसे ही H2S को डालते हैं तो यहाँ पे हमें इस अधातु के क्या मिलते हैं, कोलाइडी तंत्र प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि समीकरण को देखते हैं, तो उस समीकरण को देखने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है। तो ऑक्सीकारक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन अथवा कोई विद्युत ऋणी तत्व प्रदान करते हैं, अथवा दूसरे पदार्थ से जो विद्युत धनी तत्व होगा या फिर जो हाइड्रोजन होगा उसको अलग कर लेंगे। ऑक्सीकारक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन तथा विद्युत ऋणी तत्व, विद्युत ऋणी का आशय है जिनमें माइनस चार्ज होते हैं। जैसे कि आपका नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 मतलब 2 और 5, उसी तरह से ऑक्सीजन 2 और 6, तो ये विद्युत ऋणी है। तो इन विद्युत ऋणी तत्वों को प्रदान करेंगे, या फिर ऑक्सीजन को प्रदान करेंगे, या फिर हाइड्रोजन को अलग कर देंगे, या विद्युत धनी तत्व जिनमें माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये है आपका ऑक्सीकारक पदार्थ। तो इसमें हमने क्या किया है, जो ऑक्सीकारक पदार्थ है उसके तनु विलयन को लिए हैं और इसमें H2S को प्रवाहित करते हैं। जैसे ही H2S को प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे हमें अधातु के कोलाइडी विलयन प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पे समीकरण को देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने H2S को डाला है किसमें, Br2 में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मतलब ऑक्सीकारक पदार्थ है आपका Br2, है ना। Br2 क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के मतलब सल्फर के स्थान पे जाकर के जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे 2HBr, और यहाँ से क्या, ये जो सल्फर है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे जो अधातु है उसके ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, जो ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीकारक पदार्थ वो विद्युत धनी तत्व के साथ जा कर के जुड़ा है, या फिर ये कहे कि यहाँ पे जो ऑक्सीकारक है वो क्या किया है, जैसे कि ये एक विद्युत ऋणी तत्व है तो वो इसको प्रदान किया है, जो दूसरे पदार्थ को यहाँ पे विद्युत ऋणी तत्व को प्रदान किया है। तो इस कारण से यह एक ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकारक ये पदार्थ हो गया, क्योंकि ये जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ना, यहाँ पे जो विद्युत ऋणी तत्व है यहाँ पे जाकर के जुड़ रहा था तो ये ऑक्सीकारक हो गया। और उसी तरह से यहाँ पर भी सेम वैसे हो रहा है। यहाँ पे जो आपका Br2 है जो एक ऑक्सीकारक पदार्थ है, क्योंकि ये कहाँ पे जाकर के जुड़ रहा है, ये स्वयं ऑक्सीकृत हो रहा है।
मतलब स्वयं ये जा कर के जुड़ रहा है। मतलब जब कोई जो स्वयं आक्षीकृत होता है तथा दूसरे का क्या करता है, अपचयन करता है, वो कहलाते हैं आपके आक्षीकारक पदार्थ। ये स्वयं आक्षीकृत हो रहे हैं क्योंकि ये स्वयं जा करके जुड़ रहे हैं, और यहाँ से जो विद्युत ऋणी तत्व है उसको निकाल रहे हैं, तो दूसरे का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपचयन कर रहे हैं। ठीक है, तो आक्षीकारक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थ का अपचयन तथा स्वयं का आक्षीकृत करते हैं। तो यहाँ पे तो स्वयं वैसे ही हो रहा है, यहाँ पे आक्षीकृत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्वयं जा करके यहाँ से जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये विद्युत ऋणी तत्व है, विद्युत ऋणी तत्व जा करके जुड़ रहा है, और यहाँ से जो विद्युत ऋणी तत्व जा करके जुड़ रहा है, तो मतलब ये क्या हो रहा है, आक्षीकृत हो रहा है, और यहाँ पे सल्फर को निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ पे अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपका आक्षीकारक पदार्थ Br2। यहाँ पे H2S से जा करके जुड़ता है, और यहाँ पे अधातु के ऑक्साइड हमें प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं अपचयन द्वारा किस तरह से संघनन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो इसमें क्या होता है, इस विधि के द्वारा जो धातु होंगे, सिर्फ धातु, उनके कोलाइड प्राप्त करेंगे। उभय अपघटन में हमने किया था, जो धातु होते हैं, धातु के सल्फाइड के कोलाइड प्राप्त किए थे। आक्षीकरण में हमने क्या किया था, जो अधातु होते हैं उनके कोलाइडी तंत्र प्राप्त किए थे। अपचयन में क्या होगा, जो अधातु होंगे उनके कोलाइडी तंत्र हम लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसमें जो धातु होते हैं उनके कोलाइडी तंत्र प्राप्त करते हैं, जैसे कि पैलेडियम हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया और प्लैटिनम हो गया। इन धातु के हम लोग मतलब इस तरह से धातुओं के कोलाइड तंत्र हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो जो गोल्ड धातु होता है, गोल्ड धातु, इसके कोलाइड तंत्र प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड क्लोराइड का अपचयन हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं। गोल्ड क्लोराइड का अपचयन हाइड्रोजन, जो एक अपचायक पदार्थ है, उसके द्वारा करवाते हैं। जैसे यहाँ पे अपचयन होता है तो यहाँ पे आपके जो धातु होते हैं उनके कोलाइड तंत्र हमें प्राप्त हो जाते हैं। अपचयन द्वारा कोलाइड तंत्र किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, जो इसमें धातु के कोलाइड तंत्र प्राप्त करने के लिए मान लेते हैं जैसे कि हमें सोने के कोलाइड तंत्र प्राप्त करने हैं, तो इसमें गोल्ड क्लोराइड को लेंगे और गोल्ड क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन, मतलब जो एक अपचायक पदार्थ है, उसको डालेंगे। अब यहाँ पे अपचयन की प्रक्रिया पूरी होगी और यहाँ से धातु होंगे वो अलग हो जाएंगे और धातु के कोलाइडी तंत्र हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा AuCl3 को हाइड्रोजन मतलब N2H4 के साथ क्रिया करवाए हैं, तो इससे यहाँ पे जो धातु है आपका वो तो अलग हो गया है, और यहाँ पे बचा है आपका 3 दूने 6 और 3 दूने 6, 3 दूने 6 और 3 दूने 6, 6 12 हाइड्रोजन हो गया, 12 हाइड्रोजन है, और क्लोरीन भी 3 चौक 12 क्लोरीन है, तो ये यहाँ से आकर के यहाँ पे जुड़ गया है। और यहाँ से जो नाइट्रोजन है, 6 नाइट्रोजन है, वो क्या हो गए हैं, यहाँ पे हमें प्राप्त हुए हैं। अब देखेंगे जल अपघटन के द्वारा किस प्रकार से संघनन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो इस विधि के द्वारा जो दुर्बल धन विद्युतीय तत्व है, मतलब क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु को छोड़कर यहाँ इसके बाद जितने तत्व आएंगे जो धन विद्युतीय तत्व होंगे वे क्या कहलाएंगे, दुर्बल कहलाएंगे। क्योंकि क्षारीय जो धातु होते हैं, मतलब समूह 1 के जो तत्व होते हैं और समूह 2 के, समूह 1 के तत्व और समूह 2 के तत्व, पहला समूह और दूसरा समूह, इसके बाद जो तत्व आते हैं आपके, ठीक है, और जो प्लस चार्ज बनाते हैं, प्लस चार्ज शो करते हैं, धन विद्युतीय होते हैं, वे दुर्बल धन विद्युतीय कहलाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्या कहलाते हैं, प्रबल धन विद्युतीय, और इधर के तत्व जो आपके दुर्बल धन विद्युतीय तत्व कहलाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपका जल अपघटन द्वारा किस प्रकार से कोलाइड तंत्र हम लोग बनाएंगे, इस विधि के द्वारा जो दुर्बल धन विद्युतीय तत्व होते हैं उनके कोलाइड हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो दुर्बल धन विद्युतीय है, जैसे कि फेरस हो गया, एल्युमिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, तो इनके जो ऑक्साइड होंगी उनके कोलाइड तंत्र हमें प्राप्त होंगे। इस विधि के द्वारा दुर्बल धन विद्युतीय तत्वों के कोलाइड तंत्र बनाएंगे तथा इस विधि जल अपघटन विधि के द्वारा जो दुर्बल धन विद्युतीय हैं उनके हाइड्रोक्साइड के कोलाइड तंत्र हमें प्राप्त होंगे। मतलब यहाँ पे एक्चुअल में जो प्राप्त होगा वो जो धन विद्युतीय तत्व है उनके हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में हमें कोलाइड तंत्र प्राप्त होगा। तो इसमें उदाहरण देखते हैं जैसे कि फेरस का, तो यहाँ पे हमें फेरस और हाइड्रोक्साइड के कोलाइड तंत्र बनाने हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम फेरिक क्लोराइड का तनु विलयन लेंगे। ठीक है, फेरिक क्लोराइड का तनु विलयन
लेंगे और उसे क्या करेंगे, गर्म उबलते हुए जल में मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फेरिक क्लोराइड का तनु विलयन लेंगे और उसको गर्म उबलते हुए जल में मिलाएंगे, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। जल अपघटन विधि में क्या करते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी तंत्र प्राप्त करने के लिए जो फेरिक क्लोराइड होता है, फेरिक क्लोराइड का तनु विलयन लेते हैं और उसमें उसको गर्म उबलते हुए जल में मिलाते हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ पे कुछ क्रिया होती है और यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखेंगे भौतिक विधि। भौतिक विधि क्या होती है, ठीक है, संघनन विधि दो पार्ट में बटा है, रासायनिक विधि और भौतिक विधि। तो यहाँ पे भौतिक विधि क्या है उसको देखते हैं। भौतिक विधि में पहला है आपका विलायक परिवर्तन विधि। मतलब इसमें क्या करेंगे, जो विलायक उसको चेंज कर करके हम मतलब जिस विलायक की क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी उस विलायक में हम क्या करेंगे, एक बार उसको डालेंगे ही, मतलब यहाँ पे विलायक को परिवर्तन कर करके हम कोलाइडी तंत्र यहाँ पे प्राप्त करेंगे। विलायक परिवर्तन विधि यहाँ पे सही सच में लिखा है, तो यहाँ पे विलायक को चेंज कर करके हम लोग क्या करेंगे, जो कोलाइडी तंत्र है उसको प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पदार्थ की क्या होती है, प्रत्येक पदार्थ की जो विलेयता होती है सभी पदार्थ में समान नहीं होती है। मतलब प्रत्येक पदार्थ है, जरूरी नहीं है कि सभी विलयन में सभी जो विलायक है, एल्कोहल है, बेंजीन है, द्रव है, इन सब में समान मात्रा में घुले। कुछ विलायक में क्या होता है, वो ज़्यादा आसानी से घुलते तथा कुछ में वो आसानी से नहीं घुल पाते, जैसे कि जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, फिनाप्थिलीन, गंधक, फास्फोरस आदि जो होते हैं, आदि जो विलेय होते हैं, ये जो एल्कोहल होते हैं उसमें तो अधिक विलेय होते हैं, लेकिन जो जल होता है उसमें कम विलेय हो पाते हैं। ठीक है, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, फिनाप्थिलीन, गंधक, फास्फोरस, इनकी विलेयता एल्कोहल में अधिक होती है लेकिन जल में क्या होती है, कम होती है। अगर इन सभी जो विलेय पदार्थ हैं उनके जल में कोलाइडी तंत्र हमें प्राप्त करने हैं, या फिर इन सभी जो विलेय हैं परिक्षिप्त प्रवस्था है, उन सभी की जल में हमें कोलाइडी तंत्र प्राप्त करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, इन सभी को मतलब जिसका भी लेना है, जैसे जिलेटिन का हो गया या फिर फिनाप्थिलीन या फिर गंधक, मान लेते हैं गंधक का जल के साथ कोलाइडी तंत्र हमें प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, गंधक को पहले क्या करेंगे, एल्कोहल में डुबाएंगे, मतलब एल्कोहल के साथ घोलेंगे, मतलब गंधक का पहले एल्कोहल के साथ कोलाइडी तंत्र प्राप्त करेंगे, उसके बाद उससे निकाल करके उसको उसके बाद जल में डालेंगे, मतलब उसके बाद जल में कोलाइडी तंत्र प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, क्यों डालें हम लोग उसके एल्कोहल में पहले, क्योंकि गंधक की विलेयता एल्कोहल में अधिक है, तो एल्कोहल में डालेंगे तो वो आसानी से घुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो विलयन है, यहाँ पे जो गंधक है उसको निकाल के हम लोग फिर से क्या करेंगे, उसको जल में फिर से घोलेंगे। तो पहले एल्कोहल में डालेंगे, उसके बाद उसे जल में डालेंगे। तो एल्कोहल में तो वो आसानी से घुल जाएगा, लेकिन जैसे ही एल्कोहल में डालते हैं तो जो विलेय पदार्थ होते हैं वे आपस में जुड़ने लगेंगे। जैसे कि इसको पहले हमने किस में डाला है, एल्कोहल में, उसके बाद किस में डाला है, जल में। तो यहाँ पे जो कोलाइड है वो तो आसानी से घुल जाएंगे, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग क्या डालेंगे, जो गंधक होता है उसको जल में डालते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे ये छोटे छोटे कण होते हैं जो आपस में जुड़ करके कोलाइड कण के आकार के कण, मतलब कोलाइड कण के आकार के साइज के, मतलब उसी साइज के क्या करते हैं, जल के कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो जाते हैं। जल में चूंकि इसकी विलेयता क्या होती है, कम होती है, इसी कारण ये छोटे छोटे कण के रूप में प्राप्त होते हैं और ये कण आपस में जुड़ने लगते हैं और ये जुड़ करके कोलाइडी कण के आकार के कण प्राप्त करते हैं और जल का गंधक के साथ कोलाइडी विलयन हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। देखते हैं वाष्प संघनन विधि। ठीक है, ये भौतिक विधि को ही देख रहे हैं। वाष्प संघनन विधि क्या होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो वाष्प संघनन विधि में क्या होता है उसको देखते हैं। इस वाष्प संघनन विधि के द्वारा सल्फर तथा मरकरी मतलब आदि के कोलाइडी तंत्र हमें प्राप्त होंगे। सल्फर तथा मरकरी, इनके कोलाइडी तंत्र इस विधि के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जिस तत्व की कोलाइडी विलयन बनानी होती है उसका वाष्प विलायक में क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे।
वाष्प संघनन विधि में जिस तत्व की, जैसे मरकरी या फिर सल्फर, इन दोनों में से किसकी कोलाइडी विलयन बनानी होती है, उसको क्या करेंगे, उसके वाष्प, जैसे कि मरकरी की बनानी है तो मरकरी के, सल्फर की बनानी है तो सल्फर के वाष्प को, जो विलायक होगा हमारा, विलायक होगा उसमें क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। ठीक है, जिससे हमें क्या हो जाएगा, जो वाष्प होंगे वो आपस में जुड़ने लगेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे मरकरी के वाष्प हम लोग विलायक में डाल रहे हैं। ठीक है, मरकरी का क्या वाष्प किस में, विलायक में, विलायक मान लेते हैं यहाँ पे जल है, तो मरकरी के वाष्प को विलायक में डालते हैं तो यहाँ पे जो वाष्प होते हैं वो आपस में जुड़ने लगते हैं। आपस में जुड़ करके वो कोलाइड तंत्र के आकार के, मतलब कोलाइडी विलयन के आकार के क्या बना लेते हैं, मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में जो कोलाइडी कण होते हैं वो यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार जल का मरकरी के साथ कोलाइडी विलयन हमें वाष्प संघनन विधि के द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो इसमें हुआ क्या है, जो तत्व होता है जैसे कि मरकरी या फिर सल्फर, उसके वाष्प को हम लोग किस में डाले थे, जो परिक्षेपण माध्यम है, जो जल है, उसमें डालते हैं। तो जो वाष्प होता है वो आपस में संघनित होने लगते हैं और कोलाइडी कण के आकार के क्या बना लेते हैं, कोलाइडी कण के आकार के यहाँ पे कण हमें प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार जल का, मतलब जो मरकरी या फिर सल्फर का जल के साथ कोलाइडी तंत्र हमें प्राप्त हो जाता है वाष्प संघनन विधि के द्वारा। अब आगे देखते हैं अतिशीतलन से। अतिशीतलन से किस प्रकार कोलाइडी तंत्र हमें प्राप्त होंगे, तो इस यहाँ पे देखिए, यदि जल में क्लोरोफॉर्म या ईथर जैसे कार्बनिक विलायक की थोड़ी मात्रा मिलाकर बहुत अधिक ठंडा किया जाए, जो जल है उसमें क्लोरोफॉर्म या फिर ईथर इसी प्रकार के कुछ और कार्बनिक विलायक भी हम लोग मिला सकते हैं, तो इनकी थोड़ी मात्रा मिलाकर जल के साथ क्या करते हैं, उसको बहुत अधिक ठंडा करते हैं। जैसे ही बहुत अधिक ठंडा करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो जल होंगे, जल क्या होगा, ठंडा कर रहे हैं तो बर्फ़ बनेगा और बर्फ़ के छोटे छोटे कण क्या होंगे, हमें प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार कार्बनिक विलायक के माध्यम से हम यहाँ पे जो कोलाइडी तंत्र प्राप्त करते हैं वो उपयुक्त कोलाइड कण के आकार के प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा हमने, इसमें क्या करते हैं, ये एक बीकर है। ठीक है, ये एक बीकर जिसमें हमने क्या, जल को भर दिया है। ठीक है, अब इसमें कार्बनिक विलायक की थोड़ी सी मात्रा मिलाएंगे, जैसे कि यहाँ पे क्लोरोफॉर्म को मिला रहे हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को मिलाते हैं तो क्लोरोफॉर्म क्या करता है, बेहोश करने के काम आता है। तो क्लोरोफॉर्म की थोड़ी सी मात्रा यहाँ पे मिला देंगे तो यहाँ पे, और इसको मतलब इसको हाई क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो जल होता है उसमें थोड़ी सी मात्रा क्लोरोफॉर्म की मिलाते हैं, उसके बाद इसे ठंडा करते हैं। जैसे ही इसे ठंडा करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो जल होता है, जो जल वो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े में क्या हो जाता है, हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे जो छोटे छोटे टुकड़े के हमने देखा तो हमने पाया कि यहाँ पे जो कण होते हैं वो कोलाइड तंत्र के आकार के करके समान होते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे अतिशीतलन के द्वारा कोलाइडी तंत्र प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये अतिशीतलन के द्वारा कोलाइड कण हमें प्राप्त होते हैं। आइसक्रीम आदि का बनना इसी सिद्धांत पर, इसी अतिशीतलन के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। अब देखो, जो कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त होते हैं उसमें विलेय पदार्थ के अलावा मतलब क्या किए थे हम लोग, जो स्थायी कारक डाले थे। मतलब जब कोलाइडी विलयन प्राप्त हो रहा था लेकिन वो क्या था, स्थायी नहीं था, तो हम लोग बहुत सी विधि में क्या किए हैं, स्थायी कारक डाले हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें कोलाइड विलयन प्राप्त हो रहा है लेकिन क्या होता था, ये स्थायी नहीं होता था, उस कुछ समय के बाद फिर से ये अपने मूल अवस्था में आने लगते थे। जैसे कि मान लेते हैं वाष्प से कोलाइड विलयन बनाए हैं, तो वाष्प से कोलाइड विलयन बनाए हैं तो अभी तो प्राप्त हो गया, लेकिन कुछ समय बाद फिर से ये क्या होते थे, खुद से क्या करते थे, मतलब जो अपने मूल अवस्था था, जो वाष्प था, उसमें फिर से कन्वर्ट होने लगते थे। तो इसके लिए इसमें हमने क्या डाला था, स्थायी कारक एजेंट डाला था, है ना। स्थायी कारक एजेंट मतलब विद्युत अपघट्य को डाल रहे थे। बहुत सी विधि में ऐसे किए थे, विद्युत अपघट्य डाल रहे थे, है ना। तो अब क्या होता है, जैसे विद्युत अपघट्य इसमें रह रहता है तो क्या करता है,
तो ये विद्युत अपघट्य जब इसमें होता ही है तो ये क्या कर लेता है, जो विलयन को फिर से अस्थायी बना देता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो अशुद्धि है आपकी विद्युत अपघट्य की अशुद्धि को अब हमें निकालना है। कार्बनिक विलयन जो प्राप्त होता है उसमें विद्युत अपघट्य की क्या होती है, अशुद्धि होती है। इस अशुद्धि को निकालने के लिए हम उसका क्या करेंगे, शोधन करेंगे, मतलब प्यूरिफिकेशन करेंगे। ठीक है। कोलाइडी विलयन का शोधन। कोलाइडी विलयन में क्या होता है, विलय के अलावा विद्युत अपघट्य की क्या होती है, अशुद्धि होती है। इस अशुद्धि को समाप्त करने के लिए यहाँ पे हम लोग उसका शोधन करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। तो उसमें सबसे पहली विधि है अपोहन। ठीक है, सबसे पहली विधि कौन सी है, अपोहन। तो यहाँ पे देखिए, सॉल्ट से आयनों मतलब विद्युत अपघट्य या अणु की अशुद्धि का पारगम्य झिल्ली से विसरण द्वारा अलग करने के प्रक्रम को अपोहन कहा जाता है। यहाँ पे जो आपके कोलाइडी विलयन होते हैं उसमें विद्युत अपघट्य की जो अशुद्धि होती है उसको अलग करने के लिए जब हम लोग पर्चमेंट झिल्ली या फिर कोई पारगम्य झिल्ली का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे वो कहलाएगा अपोहन विधि। ठीक है। तो इस क्रिया के लिए और तथा इस क्रिया में जो उपकरण हम लोग लेते हैं वो कहलाएगा हमारा अपोहक। कोलाइडी विलयन में जो विद्युत अपघट्य की अशुद्धि होती है उसको निकालने के लिए जब हम लोग पर्चमेंट झिल्ली या फिर अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग करते हैं तो वह विधि कहलाएगी हमारी अपोहन, तथा इसमें जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं वो कहलाएगा आपका अपोहक। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें कुछ जो बेलनाकार पात्र होता है उसमें कोलाइडी विलयन को डाल देते हैं और हुक की सहायता से लटका देते हैं। ठीक है। और नीचे में क्या करते हैं, जो पर्चमेंट झिल्ली होती है, जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है उसको लगा देते हैं। ठीक है। अब उसके बाद ऊपर से इसमें जैसे जैसे जल को डालते हैं तो यहाँ पे दाब बढ़ता जाता है और यहाँ से जो कोलाइडी तंत्र होते हैं जिसमें विद्युत अपघट्य होता है वो इस पर्चमेंट झिल्ली से क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जो आपका जो पात्र होगा उसमें कोलाइडी विलयन को रखेंगे और उस पात्र के नीचे में क्या करेंगे, पर्चमेंट झिल्ली को लगा देंगे। जैसे जैसे जल को इसमें डालते हैं इस बीकर में तो क्या होता है, यहाँ पे जो विद्युत अपघट्य होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये बाहर निकलने लगते हैं। यह जो होती है जब इसमें ठंडा जल डालते हैं तो यह अपोहन की क्रिया धीरे 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 होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, अब इसको हम लोग गर्म कर देते हैं। जैसे ही गर्म करते हैं तो यह अपोहन की क्रिया विद्युत अपघट्य के निकलने की क्रिया होती है, क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं विद्युत अपोहन किस प्रकार से होता है। इसमें क्या करेंगे, विद्युत अपघटन का उदाहरण ये है, मतलब डायग्राम ये है। इसमें क्या करते हैं, इसमें दो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड को लगाते हैं। जो आपका दो मतलब विद्युत अपघट्य मतलब क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड को फिट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड को लगा लेते हैं जो कैसे होते हैं, एक दूसरे के विपरीत। जैसे एनोड है तो ये कैथोड। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका विलायक है, कोलाइडी विलयन है उसको डालेंगे। ठीक है, इसमें कोलाइडी विलयन को डालेंगे और इसमें भी पर्चमेंट झिल्ली जो होती है, ये सभी क्या होती है, पर्चमेंट झिल्ली, मतलब ये क्या है, झिल्ली है। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, उसके बाद जैसे ही इसमें विद्युत धारा को डालेंगे, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जैसे ही विद्युत धारा को इसमें डालेंगे तो क्या होगा, जो विद्युत अपघट्य होगा अपने से विपरीत आयन वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा। जैसे कि विद्युत अपघट्य माइनस चार्ज वाला है तो यहाँ पे इधर की ओर, और प्लस चार्ज वाला है तो इधर की ओर। विद्युत अपघट्य तो अपने आयनों में ही विभक्त होते हैं, तो माइनस चार्ज वाला इधर की ओर और प्लस चार्ज वाला इधर की ओर क्या करते हैं, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत अपघट्य को हम इस विधि के द्वारा, विद्युत अपोहन विधि के द्वारा अलग कर लेते हैं। विद्युत अपघट्य जैसे शक्कर, यूरिया आदि के लिए यह विधि क्या है, उपयुक्त नहीं है। मनुष्य के शरीर में जो किडनी होता है ये भी एक प्राकृतिक क्या है, अपोहक है। जब रक्त का कोलाइडी विलयन इनमें से गुजरता है, किसमें, किडनी से गुजरता है, तो रक्त में जो यूरिया एवं विषैले पदार्थ होते हैं उसको किडनी निकाल लेता है और मूत्र में मिला देता है। ठीक है, तो विद्युत अपोहन में हमने क्या किया है, दो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड को लिया है और यहाँ पे जो बेलनाकार पात्र है हमारा उसमें कोलाइडी विलयन को लिया है। यह जो बेलनाकार पात्र है पर्चमेंट झिल्ली से क्या है, घिरा हुआ है। जैसे ही इस कोलाइडी विलयन में हम लोग विद्युत धारा डालते हैं तो विपरीत आवेश वाले विद्युत अपघट्य विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं और इस प्रकार से जो विद्युत अपघट्य होते हैं उसको हम निकाल लेते हैं। अब आगे देखते हैं अति सूक्ष्म छनन क्या है।
अब आगे देखते हैं अति सूक्ष्म क्षरण। ठीक है, कोलाइडी विलयनों का शोधन देख रहे थे, तो इसमें तीसरा है अति सूक्ष्म क्षरण। इसमें क्या करेंगे, जो अशुद्धि होगी उसको इसमें क्षरण प्रक्रिया द्वारा अलग करेंगे, मतलब छान करके जो अशुद्धि होगी उसको निकालेंगे। तो इसके लिए अगर साधारण फिल्टर पेपर को यूज़ करते हैं तो साधारण फिल्टर पेपर कैसा होता है, वो इस प्रकार से होता है कि उस साधारण फिल्टर पेपर से कोलाइडी कण भी चले जाते हैं, मतलब कोलाइडी कण भी निकल जाते हैं, और क्या होता है, जो अशुद्धि होती है वो भी निकल जाते हैं, मतलब दोनों ही क्या हो जाते हैं, मतलब क्या होता है, दोनों ही निकल जाते हैं। क्योंकि अति सूक्ष्म जो मतलब साधारण फिल्टर पेपर होता है उसके छेद क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, इसी कारण उसमें से कोलाइडी कण भी पार हो जाते हैं और जो अशुद्धि होती है वो भी पार हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, साधारण फिल्टर पेपर को सूक्ष्म फिल्टर पेपर में परिवर्तित करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो साधारण फिल्टर पेपर होगा उसमें क्या करेंगे, साधारण फिल्टर पेपर को कोलाइडियन और एसिटिक अम्ल के विलयन में डुबोकर क्या करेंगे, सुखाएंगे। साधारण फिल्टर पेपर को सूक्ष्म फिल्टर पेपर में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, कोलाइडियन और एसिटिक अम्ल के विलयन में क्या करके डुबा करके सुखाएंगे। इसमें डुबाएंगे और क्या करेंगे, उसको जो फिल्टर पेपर है उसको सुखा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे साधारण फिल्टर पेपर में छेद क्या थे, बड़े बड़े थे, वो अब क्या हो जाएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सूक्ष्म फिल्टर पेपर में। तो इसमें क्या होता है, जो छेद होता है वो क्या होता है, छोटा छोटा होता है, एकदम छोटा छोटा। ठीक, तो अब ये देखते हैं कि इसको मतलब कोलाइडियन को किस प्रकार बनाएंगे। हमें ये पता है कोलाइडियन और एसिटिक अम्ल का जो विलयन है उसमें अगर फिल्टर पेपर को डालते हैं, साधारण फिल्टर पेपर को, तो वो सूक्ष्म फिल्टर पेपर में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब ये देखना है कि कोलाइडियन किस प्रकार से बनाते हैं। कोलाइडियन बनाने के लिए क्या करते हैं, जो सेल्यूलोज नाइट्रेट होता है उसको एल्कोहल एवं ईथर के साथ मिलाते हैं। मतलब क्या करेंगे, सेल्यूलोज नाइट्रेट को ईथर और एल्कोहल के साथ मिलाएंगे। मतलब सेल्यूलोज नाइट्रेट, ईथर और एल्कोहल, इन तीनों का मिश्रण बनाएंगे। ठीक है, जिसमें से आपका सेल्यूलोज नाइट्रेट सिर्फ 4% होता है, मतलब इसकी अति सूक्ष्म मात्रा ही होती है। तो इन तीनों को जब मिलाएंगे और वहाँ पे जो विलयन तैयार होगा वो कहलाएगा आपका कोलाइडियन। ठीक है, तो इस प्रकार से कोलाइडियन को बनाएंगे और इस तरह से कोलाइडियन और एसिटिक अम्ल को मिला करके जो विलयन बनेगा उसमें साधारण फिल्टर पेपर को डालेंगे और उसमें से निकाल कर क्या करेंगे, उसको सुखाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो विलयन था वो अब इस छेद के बीच बीच में चले जाते हैं, जिसके कारण इस छेद के बीच में चले जाते हैं, जिसके कारण इसका साइज क्या हो जाता है, छोटा छोटा हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब इस फिल्टर पेपर को किसी बीकर में रखेंगे। इस फिल्टर पेपर को मान लेते हैं इसमें रख रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, उस फिल्टर पेपर को रखेंगे, यहाँ से छेद बना देते हैं ताकि विलयन यहाँ से निकल जाए। अब यहाँ पे मैं एक कोई सा भी छोटा सा जार रख देती हूँ। या अब क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे जो आपका फिल्टर पेपर है, ठीक है, ये अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर है, इसमें क्या करूँगी मैं, जो आपका कोलाइडी विलयन है जिसमें से अशुद्धि निकालनी है उसको इसमें डालेंगे। ठीक है, इसमें डालेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें से जो कोलाइडी कण होंगे वो तो यहाँ पर रुक जाएंगे, कोलाइडी कण यहाँ पर रुक जाएंगे, लेकिन जो विलायक है और जो अशुद्धि है, मतलब जो विलायक होती है, विलायक में इसमें क्या डाले थे, कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य डाले थे। तो विद्युत अपघट्य विलायक के साथ यहाँ पे आकर के इस जो जार है उसमें आकर के इकट्ठी हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो गया, कोलाइडी कण प्राप्त हो गया है। अब इस कोलाइडी कण को हम लोग लेकर और मतलब इस कोलाइडी कण को दूसरे विलायक में घोल करके हम लोग और कोलाइडी विलयन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फिल्टर पेपर, साधारण फिल्टर पेपर को किस प्रकार से सूक्ष्म फिल्टर पेपर में परिवर्तित करते हैं, किस प्रकार से जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें जो अशुद्धि होती है विद्युत अपघट्य की, उसको कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा
की यह प्रक्रिया क्या होती है, धीरे धीरे होती है। तो इस कारण यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको बंद करके यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कोई पंप लगा देते हैं और यहाँ से क्या करते हैं और दाब मतलब और गैस को यहाँ पे डालते हैं, मतलब प्रेशराइज्ड करते हैं और गैस को डालते हैं, जिससे यहाँ पे दाब बढ़ेगा तो यहाँ पे जो विलयन होगा जल्दी जल्दी नीचे जाएगा और यहाँ पे कोलाइडी कण हमें आसानी से और जल्दी ही प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से अति सूक्ष्म क्षरण की प्रक्रिया होती है। इसको सिस्टमेटिक आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, मतलब चित्र को बताया गया है अति सूक्ष्म क्षरण की। इसके बाद आगे देखते हैं, अब देखते हैं अति अभिकेंद्रण। अति अभिकेंद्रण क्या होता है? इस विधि के द्वारा भी कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है। मतलब कोलाइडी विलयन का क्या किया जाता है, उसको शुद्ध रूप में परिवर्तित किया जाता है। कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कण लगातार विभिन्न दिशा में क्या होते हैं, गति करते हैं। जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें जो कोलाइडी कण होते हैं वो इधर उधर की ओर क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, जिसके कारण ये जो नीचे की तरफ जो गुरुत्वीय बल लग रहा है उस कारण वो पात्र में क्या होते हैं, जम नहीं पाते हैं, क्योंकि ये इधर उधर गति करते रहते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, ये जो है पीछे नीचे की तरफ से तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, मतलब गुरुत्वीय बल लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो इधर उधर गति कर रहे हैं, इस कारण यहाँ पे ये एकत्रित नहीं हो पाते हैं। इसी को बताया गया है यहाँ पे। जब कोलाइडी विलयनों को उच्च वेग वाली अभिकेंद्रण मशीन में रखा जाता है, जो कोलाइडी विलयन होता है उसको अभिकेंद्रण मशीन में डालते हैं, तो मशीन क्या होती है, मशीन क्या करती है, जो कोलाइडी कण होते हैं उसको क्या करती है, तेज़ी से घुमाती है। जब कोलाइडी विलयन को अभिकेंद्रण मशीन में डाला जाता है, रखा जाता है, तो कोलाइडी कण का तुरंत जमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मशीन होती है वो क्या करती है, कोलाइडी जो विलयन उसको तेज़ी से घुमाती है। जैसे ही कोलाइडी विलयन घूमने लगते हैं उसके बाद क्या हो जाता है, जो कोलाइडी कण होते हैं वो क्या होते हैं, जमने लगते हैं। अब जो कोलाइडी कण होंगे वो तो जम जाएंगे, उसके बाद जो कोलाइडी कण है उसको हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपकी अभिकेंद्रण मशीन है उसमें जो विलायक और जो विद्युत अपघट्य जो अशुद्धि के रूप में है वो बच जाएगी और यहाँ से कोलाइडी कण को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और दूसरे विलायक में घोल करके उसको शुद्ध कोलाइडी विलयन को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार क्या है अति अभिकेंद्रण। अति अभिकेंद्रण क्या होता है, कोलाइडी कण जो होते हैं, किसी भी विलायक में जो कोलाइडी कण होता है वो तीव्रता से क्या होता है, गति करता रहता है। गति करने के कारण ये गुरुत्वीय बल का अनुभव नहीं कर पाते हैं और वो एकत्रित नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए अभिकेंद्रण मशीन का उपयोग करते हैं। अभिकेंद्रण मशीन, जब कोलाइडी विलयन को अभिकेंद्रण मशीन में रखा जाता है तो वो क्या करती है, अभिकेंद्रण मशीन तेजी से कोलाइडी विलयन को घुमाती है, जिससे कोलाइडी कण क्या हो जाते हैं, नीचे की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और उस कोलाइडी कण को हम निकाल सकते हैं और उन कोलाइडी कण को किसी दूसरे विलायक में डाल करके शुद्ध कोलाइडी विलयन हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। और जो अशुद्धि होती है अभिकेंद्रण मशीन में ही पानी और विद्युत अपघट्य के रूप में रहती है। तो इस तरह से ये हो गया कोलाइडी विलयन के शोधन की विधि। अब देखेंगे कोलाइडी विलयन के गुण।